भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। विश्व का सबसे लंबा और बेहतर संविधान, जी हाँ, कानून और नियमों की वो पुस्तक जो जीवन पद्धति में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का पाठ पढ़ाती है। मेरा संविधान, मेरी ताकत। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम इंडिया का सवाल लेकर। संविधान भारत को बांधे रखने वाला वो शब्द है जिसके अर्थ में हिंदुस्तान परिभाषित होता है। यह संविधान की ताकत है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से काजीरंगा तक हर भारतीय को एक धागे में पिरोए रखता है। संविधान जो फुटपाथ पर लेटे शख्स की आंखों में ख्वाबों, गुमान देता है। संविधान जो हर भारतीय को एक समान होने का गर्व देता है। संविधान वो जो मुल्क की आत्मा है, जो हर हिंदुस्तानी को सिर उठाकर अधिकार देता है। लेकिन इस दौर की सियासत ने संविधान को अपनी सहूलियत का साधन बना लिया है। बयानों में अगर सियासत के मन की बात नहीं होगी तो सियासत संविधान पर खतरे का नारा उछाल देती है। डर की हवा में उछलते इन नारों पर आज संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोट भी की और बताया, बाबा के संविधान की जान कहां अटकी है। बाबा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले भारत में सैकड़ों भाषाएं, बोली, पहनावे, खान-पान हैं। इन सैकड़ों चीजों को एक कड़ी में जोड़ता है संविधान, जो हर भारतीय को एक धागे में पिरोता है। संविधान हर नागरिक को एक समान लकीर पर खड़ा करता है। लेकिन सियासत अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से वक्त वक्त पर संविधान की परिभाषा को बदल देती है। संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करता है, लेकिन सियासत हमेशा संविधान पर खतरे का राग अलापती रहती है। महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती है। संविधान को बचाने की बात करने वाले विपक्ष को हर बात में संविधान पर खतरा नजर आता है। कृषि कानून बनने पर संविधान खतरे में आ जाता है। धारा 370 हटने पर संविधान खतरे में आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान खतरे में आ जाता है। 3 तलाक कानून बनने पर संविधान खतरे में आ जाता है। तो संविधान समतावादी है, जो समतावादी समाज को बनाने की बात करता है, जो लोगों को आजादी प्रदान करता है, वो संविधान आज खतरे में है। भारत में भारत के लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। मौका संविधान दिवस का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को संविधान का आईना दिखाया। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया।
संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? संविधान को सियासत वक्त वक्त पर अपने वोटों, अपनी सियासत के हिसाब से बदलती रही। जब सियासत के मन की बात नहीं होती है तो सियासत संविधान पर खतरा खड़ा कर देती है। मतलब हर पार्टी संविधान को भी अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। विपक्ष ने आज के इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया तो प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष को आईना दिखाने में देर नहीं की, चूक नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, और आगे कहने से पहले चुटकी लेते हुए मुस्कुरा दिए। जी हां, हमारे साथ इंडिया का सवाल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान का पैनल है। पैनल में हमारे साथ शाहिद अली साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और प्रशांत पटेल। जी हाँ, हमारे साथ हैं प्रशांत पटेल जी, जो अपनी राय रखेंगे कि आखिर विपक्ष के कारण किस तरह से संविधान विपक्ष की सोच और विचारधारा के तहत बार बार खतरे में पड़ जाता है। हमारे साथ शाहिद अली साहब, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। शाहिद साहब, आखिर विपक्ष की नजर में संविधान खतरे में, अगर सरकार कोई फैसला ले तो वो संविधान खतरे में आ जाता है। आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से सरकार के बहुत सारे मंत्री और एमपी एमएलए अक्सर बयान देते रहते हैं कि एक जो राष्ट्र है राष्ट्र बनाएंगे, तो संविधान तो खतरे में ऑलरेडी बाकी से चल ही रहा है। अगर हम कुछ कानून की बात छोड़ दें, अब जैसे अभी फार्मर टैक्स को लीजिए, फार्मर टैक्स जो बनाया गया, भले सरकार ने कहा कि हम किसानों के फायदे के लिए बना रहे, लेकिन क्या वो फार्मर टैक्स लाया जा सकता था? उन फार्मर टैक्स में एक जो कानून था, एक कानून तो इतना खतरनाक था कि उसमें वो पूरी तरह से भंडार करने की इजाजत दी जा रही थी। जो एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्ट है, उसको भी खत्म कर दिया गया था। तो बेसिकली अगर ये बात विपक्ष नहीं कहेगा कि संविधान खतरे में है या सरकारी कमियों को नहीं उजागर करेगा, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ पे रहेगी? अच्छी डेमोक्रेसी के लिए जो हमारा संविधान कहता है, यही तो कहता है मजबूत पक्ष होना चाहिए। जब विपक्ष को आप खत्म कर लेंगे, मजबूत पक्ष नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल है संविधान तो खतरे में है ही अपने आप में। जिस वक्त इस देश का विपक्ष खत्म कर दिया गया, संविधान तो उसी वक्त खतरे में आ गया। ये संविधान कहता है भारत एक सेकुलर स्टेट, और एहसान मोहम्मद साहब के केस में और सुप्रीम कोर्ट कहती है 1994 में कि भारत का संविधान फ्रॉम डे फर्स्ट यानी 26 नवंबर 1949 से सेकुलर ही है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब ये बात कही जाती है कि सर सेकुलरिज्म को बाद में जोड़ा गया है, भारत सेकुलर मुल्क नहीं है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इस तरह की पिटीशन लगाई जाती हैं, तो फिर अगर विपक्ष ये कहता है कि भारत का संविधान खतरे में है, तो उसमें क्या गलत कह रहा है भारत ये लोग कह रहे हैं? तो इस चीज को अगर पूरे सबको देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, जब सीए बनाया जाता है तब क्या ये भारत के संविधान के अनुरूप है? भारत की प्रस्तावना के खिलाफ हो, भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ होती है, लेकिन वो चूंकि ताकत में है, पार्लियामेंट में उनके नंबर है, जो बनता है वो कानून बना देते हैं। तो कानून बनाने का मतलब ये हो गया कि वो कानून बिल्कुल संविधान सम्मत है। अभी उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, 370 में भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, ट्रिपल तलाक में भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। जो रिव्यू करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट का है। तो जब तक की रिव्यू होकर नहीं आ जाए, जब तक की रिव्यू होकर के ऑनरेबल कोर्ट अपने इस पर राय न देते, हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब ये जितने भी कानून सरकार बना रही है वो सब संविधान सम्मत है। और विपक्ष है तो चूंकि विपक्ष का काम होता है ये कह देना कि साहब संविधान खतरे में है। हकीकत में अगर मजबूत पक्ष ये कह रहा है कि संविधान खतरे में है, तो उस चीज के अंदर एक पॉइंट है, उस चीज को जरूर सोचना चाहिए। और देश को अगर बचाना है, देखिए देश कैसे आगे बढ़ रहा है, देश अगर हम बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें लगता है हमें सरकार जो भी कुछ कर रही है उसको हमें सबकी निगाह से देखना जरूरी हो जाता है। शाहिद साहब, जनाब शाहिद अली साहब,
जनाब शाहिद अली साहब, आज ही के दिन हमने संविधान अंगीकृत हुआ था और आज की इस बहस में इंडिया का सवाल में मैं दोनों मेहमानों को लोकतांत्रिक तरीके से बात करने का मौका दूंगा। आज ज्यादा से ज्यादा आप बोलें, चूंकि संविधान सर्वोच्च है, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। शाहिद साहब, आपने एक बात तो जरूर कही कि सरकार ने विपक्ष पर जिस तरह से नकेल कसी तो वहां संविधान खतरे में आया, लेकिन क्या आज के उस सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष का बहिष्कार करना आपको नहीं लगता कि यह संविधान का अपमान है? सरकार का जो कार्यक्रम था वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार कोई कार्यक्रम करेगी तो विपक्ष ने उसके अंदर पेश होना ही होना है, ये विपक्ष ने उसके अंदर सम्मिलित होना ही होना है। अगर विपक्ष अपनी बात को लोगों के पास तक नहीं पहुंचाएगी, उनके पास विरोध का जो अधिकार है सर, विरोध का अधिकार तो अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। विरोध का अधिकार तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, विरोध का अधिकार तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो यहाँ पर विरोध करना मेरा ख्याल है बिल्कुल पूरी तरह से कानून के मुताबिक है, कानून का अपमान नहीं है, ये संविधान का अपमान है। क्योंकि संविधान की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और जो विपक्ष ने किया बिल्कुल सही किया। जी शाहिद साहब, शांत रूप से प्रशांत पटेल जो कि हमारे पैनल पर है वो सुन रहे थे आपकी बातों को। प्रशांत पटेल, विपक्ष को लगता है सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वो अपने आप में संविधान को खतरे में डाल देती है। प्रशांत जी, देखिए, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने सबसे अच्छा संविधान बनाने का काम किया था, और आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। और जिन पार्टियों के लोग लगातार ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, आज उसी की बरसी में जो कार्यक्रम था उसका उन्होंने बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ये मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल सरकार का ही बहिष्कार करने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे बाबा साहब हो, सरदार पटेल हो, के मुंशी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ऐसे लोगों का भी अपमान करने का काम किया है। क्योंकि ये कार्यक्रम किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, ये पार्लियामेंट में काम था, ये सरकार कार्यक्रम था और सरकार का ये कार्यक्रम, इसलिए उस कार्यक्रम का आपको सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहां पर भी आपने अपनी राजनीति दिखाने के लिए, आपको राजनीतिक हितों को तुष्टीकरण करने के लिए आपने ऐसे कार्यक्रम का अपमान करने का काम किया, बहिष्कार करने का काम किया। और ये बहिष्कार करने का काम वो पार्टी कर रही है जिसने 19 महीने तक देश में इमरजेंसी लगाई थी, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भर दिया था, और ऐसी परिस्थिति में संविधान में संशोधन किया था, और बहुत सारे ऐसे मूलभूत चीजों में भी संविधान में परिवर्तन करने का काम किया। वो लोग आज कहते हैं संविधान खतरे में। आप बताइए, संविधान कहाँ खतरे में? आप सबको बोलने की आजादी, जो चाहे जहां चाहे प्रोटेस्ट कर सकता है। 1 साल से सड़कें आपने जाम कर रखी है, अब कोर्ट में आपकी बात सुनवाई जाती है, आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आप कहाँ कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र तो खतरा 1975 से 77 के बीच में था, जब सारे विपक्ष के नेताओं को, जो भी आपकी डिसेंटिंग वॉइस को आपने बिल्कुल क्रश कर दिया जाता था। आज आप लगातार सरकार को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को मारने की बातें कर रहे हैं। आप वहां पे धरने में लोगों को पैर काट करके मार दिया जा रहा था, रेप की घटनाएं हो रही हैं, और कितनी आजादी चाहिए आपको? आप लगातार देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं हमें बोलने की आजादी नहीं है। आखिर आप आजादी की उसकी क्या परिभाषा होगी? आप कितनी आजादी चाहते हैं? प्रशांत जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि उस पर निश्चित सियासत होगी और सियासत हो भी रही है। इसी बात को लेकर बवाल है, इसलिए इंडिया का सवाल है। प्रशांत जी, हम चाहेंगे कि जरा आप बताएं, प्रधानमंत्री जी किसे आईना दिखा रहे थे ये कहकर, पार्टी बाय द पीपल, पार्टी फॉर द पीपल, और मुझे ऐसा लगता है कि एक और बात कहने से प्रधानमंत्री ने ठहाका और चुटकी लेते हुए उसे छोड़ दिया। देखिए मनीष जी, देश में कुछ परिवार ऐसे हैं जो लोकतंत्र को बंधक बना करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल साल दर साल उन्हीं का शासन रहे, वही लोग केवल इस देश को रूल करें। आप खुलकर बोलिए। संविधान दिवस है, आपको आजादी है, लेकिन संविधान में निहित मूल्यों को ध्यान में रखकर आप अपनी आजादी के तहत अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वर्ड्स का इस्तेमाल करें। प्रशांत जी, आप बताएं वो कौन से परिवार है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है पार्टी बाय द पीपल, पार्टी ऑफ द पीपल? देखिए, संविधान जब हमारा बनाया गया, लोकतंत्र की परिकल्पना की गई, विश्व में कुछ ही ऐसे, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है,
तो यहाँ पर जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाके यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकता है, देश को रूल कर सकता है। लेकिन जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो आज उसका सेटअप देखें तो एक ही पार्टी का लगातार रूल रहा है। उनके परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति का रूल करता है तो उनको समस्या होने लगती है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं को ही टारगेट किया होगा और वही लोग लगातार संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। और जबकि सबसे संविधान का जो मिसयूज करने का काम उनका किया गया है, उनके द्वारा किया गया है। चाहे साहब आने वाले प्रकरण में आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसको उन्होंने अपने बहुमत में आकर के उसको पलटने का काम किया हो। चाहे इमरजेंसी का टाइम हो, जब से संविधान बना उससे लगातार उन्होंने परिवर्तन करने का लगातार काम किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने का काम कब किया गया? तो पहला संविधान संशोधन पंडित नेहरू जी के समय में हुआ। आज जो लोग कहते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को कर्टेल करने का काम पंडित नेहरू जी ने किया था। आज जो करंट गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको लगातार बोलने की स्वतंत्रता है, आपको लगातार दंगा करने की भी स्वतंत्रता है, हिंसा करने की भी स्वतंत्रता है, धरना प्रदर्शन करने की भी स्वतंत्रता है। और कितनी स्वतंत्रता चाहिए? लेकिन ये लोग वास्तव में संवैधानिक मूल्यों को नहीं मानते, पार्टी का शासन चाहते हैं, एक परिवार का शासन चाहते हैं। शाहिद साहब, संसद के पटल पर जब चर्चा होती है तो संविधान के दायरे से ऊपर उठकर और उसको दरकिनार करते हुए मान अपमान, आरोप प्रत्यारोप, इसी पर ज्यादा चर्चा होती है, जबकि सकारात्मक रूप से चर्चा गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा पे होनी चाहिए। शाहिद साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट का वक्त ज्यादातर खराब किया जाता है। आज एक पार्टी की शासन है तो विपक्ष वाले लोग वक्त को खराब करते हैं। हम कल भी जिंदा थे, हम कल भी ये देखते थे कि किस तरह से पार्लियामेंट का बहिष्कार किया जाता था, तब भी यही काम होता था। तो विपक्ष जब भी होता है, जिस भी पार्टी का विपक्ष होता है, उसका काम मेरे साथ ये है मूल मुद्दों से हट करके वक्त खराब करना रहेगा। यहाँ आपको बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरी बात प्रशांत जी कह रहे हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, आप प्रधानमंत्री को मारने की बात कह देते हैं, ये प्रधानमंत्री को मारने की बात कहना कौन सा अधिकार हो गया भाई? अधिकार तो होता है जहां पर आपने कानून बनाया, उस कानून को आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। फार्मर्स एक्ट को बताइए कहाँ चर्चा की गई पार्लियामेंट के अंदर? आपने कानून बना दिया। तो ये आप बेसिकली अपनी उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कानून सम्मत बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ बात है। आपने सीए बनाया, आपने बताया कब चर्चा की उसके उस पर? आपने कोई चर्चा नहीं की। आपने देश से भी आपने उसको नहीं मांगी, रिप्रेजेंटेशन मांगी, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब हम चाहते हैं इसमें कानून बने, आप फॉर्म लेके आ गए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि जो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग पर कानून बने, उस पर आपने कोई कानून नहीं बनाया। तो आपने जो किया हुआ है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी सियासत को सूट करता है, जो आपकी सियासत को, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, यानी जो आपके भक्तों को सूट करता है, शाहिद साहब, आप कानून विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। शाहिद साहब, आप कानून विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आपको ये पता है जो भी कानून बनते हैं सदन के दोनों पटलों से पास होने पर ही, उसके बाद ही वो कानून बनता है, और ये प्रक्रिया के तहत ही जो बदलाव किए गए उसी में किए गए। बहरहाल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप दोनों बने रहिए। दर्शक जो इस समय इंडिया का सवाल देख रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, इंडिया का सवाल जारी है। मेरा संविधान मेरी ताकत, जी हां, लेकिन आखिर विपक्ष क्या इसे शिथिल करने पर तुला हुआ है? क्या संविधान खतरे में है विपक्ष की नजरों के लिहाज से? आइए, हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। इंडिया का सवाल ब्रेक के बाद जारी है। ऐसे में हमारे साथ शाहिद अली साहब और प्रशांत पटेल जी मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं प्रशांत जी के पास जाऊं। जी, आप प्रशांत जी के पास चले जाएं, मेरी बात पूरी हो गई। जी प्रशांत जी, आपने शाहिद साहब की बात सुनी थी ब्रेक के पहले। मुझे इस बात का इल्म था कि शायद उन्हें और कुछ कहना था और मुझे ब्रेक लेने की मजबूरी थी। प्रशांत जी, आखिर विपक्ष पर इस तरह के तीर चलाना कि विपक्ष कह देता है कि संविधान खतरे में है, तो आप लोग पिल पड़ते हैं। ऐसी सूरत में विपक्ष अगर लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार संविधान उन्हें दिया है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को इसमें ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है?
देखिए मनीष जी, मैं मानता हूं कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों या अन्य जो महापुरुष हमारे थे जिन्होंने संविधान बनाया था, उनकी मंशा यही थी कि जो भारत के वंचित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, जो सभी जो ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जिसको उसके अधिकार पिछले कुछ सालों में नहीं मिले, उसको बराबरी का अधिकार दिया जाए। और उसके लिए बाबा साहब ने और बाकी सारे लोगों ने प्रयास भी। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ने जो संविधान निर्माताओं की जो वास्तविक मंशा थी उसको सच्चे अर्थों में पूरे करने का काम किया है। चाहे महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात हो, चाहे पिछड़ों को, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के लिए कार्य करने का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही विशेष अधिकार देने की बात। जो संविधान निर्माताओं की जो वास्तविक भावना थी संविधान बनाने की, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, SC/ST एक्ट को मजबूत बनाने का काम किया गया, महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया हिंदू लॉ में, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा थी उसको जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब वो समाप्त हुआ तो उसके कानून बनाने का काम किया गया। ऐसे बहुत सारे काम किए, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के स्कॉलरशिप से लेकर उनको बहुत सारी चीजें से की गई ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, उन पे स्किल डेवलपमेंट हो, काम की उनको रोजगार मिले, ये सारे काम किए गए। तो संविधान की मूल भावनाओं को पूरे करने का लगातार काम किया गया है। उसके बावजूद लेकिन जो एक परिवार के लोग हैं जिनकी पार्टी में स्वयं लोकतंत्र नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, वो लोकतंत्र खतरे में होने का आरोप लगाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? पहले सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनती हैं, फिर राहुल जी अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद फिर दोबारा सोनिया जी अध्यक्ष बन जाती हैं, और प्रियंका गांधी जी भी अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रही हैं। आखिरकार जिस नेत्री, जिस पार्टी का नाम लेने से आप बच रहे थे, आप आखिरकार उस पर आ ही गए। शाहिद साहब, प्रशांत जी की नजरों में सरकार जो करती है वो बिल्कुल निरपेक्ष, निष्पक्ष भाव से समाज के हर तबके के लिए, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, छोटे हो, सबको ध्यान में रखकर करती है। आखिर विपक्ष केवल सियासत करने के लिए संविधान की आड़ लेकर संविधान खतरे में केवल इस बात का डंका पीटता है और नगाड़ा बजाता है। मनीष जी, आज आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा, देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जरा मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सरकार का काम है और सरकार के डिस्क्रिप्शन में आता है कानून बनाना, और सरकार जो भी कानून बनाती है उसको ये कहती है कि हमने पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाया। जो भी पार्टी की सरकार हो, आज तक जितनी भी सरकारें नहीं है, कानून सब सरकारें ही बनाती हैं, प्राइवेट बिल तो आते ही नहीं है। तो जब कानून को सरकार बना रही है, जो पावर में है, वो ये कहकर बनाती है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में कानून बना रहे हैं। उस कानून को मुखालफत करती हैं विपक्षी पार्टियां ये कहते कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। जब ये दोनों पक्ष और विपक्ष जो आज आप बहस कर रहे हैं, एक पक्ष बात कर रही है, दूसरे पक्ष से बात कर रही है, पब्लिक सुन रही है, वो फैसला लेगी, तो ये दोनों तरफ का पक्ष जाता है पब्लिक के पास में। पब्लिक फिर डिसाइड करती है कि जो सरकार कानून बना रही है क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है, या जो विपक्ष कर रहा है वो हमारे इंटरेस्ट में है। और इस सब के बावजूद भी जो पब्लिक को लगता है कि नहीं हमारे खिलाफ बना रहा है, तो वो विद्रोह करते हैं, वो आंदोलन करते हैं। किसान आंदोलन हो गया, मजदूर आंदोलन हो गया, मुसलमान आंदोलन हो गया, बहुत सारे आंदोलन है देश के अंदर, हर कानून के खिलाफ आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक भूमिका आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, ऑनरेबल कोर्ट की। ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक राइट दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का, कि जो भी कानून बन रहा है, सरकार कहती है हमने इंटरेस्ट में बनाया पब्लिक के, विपक्ष करा हमने इंटरेस्ट में नहीं बनाया, वो कानून अगर चैलेंज होता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट फिर जुडिशियल रिव्यू करती है क्या वो कानून संविधान के अनुरूप है, क्या वो कानून संविधान की रूह के अनुरूप है। अगर नहीं है तो उसको खारिज कर देती है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट की पावर इसको खारिज करने की। और पूर्व में बहुत सारे कानून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे कानून जो बने हैं हाल फिलहाल में, उनमें जुडिशियल रिव्यू अभी तक हो ही नहीं पाया। ऑनरेबल कोर्ट के अंदर पिटीशन पेंडिंग है, ट्रिपल तलाक पर 100 से ज्यादा पिटीशन पेंडिंग है, धारा 370 पर हजारों 100 पिटीशन पेंडिंग है, CAA पर सैकड़ों पिटीशन पेंडिंग है। इस तरह के जो भी कानून बन रहे हैं, ये फार्मर एक्ट पर सैकड़ों पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाप्ति नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो अब गवर्नमेंट का सच हमने पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया, विपक्ष का सच ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक के खिलाफ है, जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो वहां से हो नहीं रहा। तो ये यहाँ पर कहना बड़ा आसान है कि साहब
संविधान खतरे में है, या दूसरी पार्टी का ये कहना कि साहब ये तो एक ही परिवार की पार्टियां हैं, इल्जाम लगा रही हैं। इसको थोड़ा सा समझना होगा, देश को भी समझना होगा। और यहाँ पर अगर हम मुखालफत कर रहे हैं या कोई मुखालफत कर रहे हैं, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए उतनी ही जितनी कानून बनाने वालों की इज्जत है। उसी से सच बिल्कुल छल करके बाहर निकल के आता है। ये दूध चल के निकल के आता है ना, ऐसी सच तभी चल के निकल के आता है और तभी देश का असल में फायदा होगा, तभी देश हमारा तरक्की करेगा। इस देश को सुपर पावर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन सुपर पावर बनाने के लिए जो तरीका है वो यही है कि विपक्ष भी पूरी तरह मजबूत होना चाहिए। ये विपक्ष को खत्म करने का काम जो किया गया है, बेसिकली ये देश के संविधान को खत्म करने का काम किया गया है। इसलिए जो पार्टी देश का संविधान खत्म कर रही है, उस पार्टी से हम देश के संविधान को बचाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। जी, प्रशांत पटेल जी, शाहिद साहब के मुताबिक मनमानी और मनमानी के साथ साथ कानून के साथ जिस तरह से सरकार सोच रही है, कर रही है, बड़े पैमाने पर ये आम आदमी के फायदे के लेकर सरकार कानून लाती है, बनाती है और फिर उसका अमल किया जाता है, लेकिन विपक्ष की नजरों में ये आप लोगों की मनमानी है। देखिए मनीष जी, मैं समझता हूँ कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भारत में फेयर चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर राज्यों में, केंद्र में। कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है, कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है, और कौन सत्ता से बाहर होगा, कौन विपक्ष में रहेगा, ये देश की जनता निर्धारित करती है। बहुत सारे राज्यों में विपक्ष पार्टियों की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, कई राज्यों में जनता ने भाजपा को भी हराने का काम किया अगर उनको छूट नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी किसी को खत्म करने का प्रयास करे। अगर जनता आपको नहीं चाहती है तो जनता आपको सत्ता से बाहर कर देती है। तो इसका मतलब नहीं कि लोकतंत्र कमजोर हो गया। अगर विपक्ष पार्टी को लगता है कि हम सत्ता से बाहर हो गए तो लोकतंत्र कमजोर हो गया, ऐसी बात नहीं है। कई सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी भी है, कई अन्य पार्टियां हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हम 70 सालों से देश का लोकतंत्र बहुत स्टेबल रूप से चल रहा है। फेयर इलेक्शन होता है। और जहां तक सीए की बात है, सीए कानून की वकालत तो महात्मा गांधी जी ने भी की थी, मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए प्रयास किया। और सीए कानून का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनके लिए लाया गया कि उनको मानवता के आधार पर जो भारत में रह रहे हैं, 2014 से पहले जो आ गए थे, उनको मानवता के आधार पर नागरिकता दी जाए। इसमें मुझे नहीं लगता देश के नागरिकों को कोई परेशानी होनी चाहिए। इसमें ना ही कोई संविधान की भावना के विरुद्ध है, ना इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। धारा 370 उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय के राजनेताओं ने उनको आवश्यक लगा होगा, उन्हें लागू करने का प्रयास किया। लेकिन पंडित नेहरू जी ने भी कहा था कि ये समय के साथ घिसते घिसते कम हो जाएगा। पिछली कांग्रेस की सरकारों ने धारा 370 कई बार कमजोर करने का प्रयास किया, धीरे धीरे कुछ हटाई थी, कुछ ऐड की थी, और जब अनुकूल समय लगा तो उसको हटाने का प्रयास किया गया। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसको पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड करने का काम किया। इस सरकार ने संविधान की मूल भावना को लागू किया। वहां महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं थे। वहां की महिला अगर बाहर शादी करती थी तो पुरुष से तो उसका अधिकार नहीं मिलते थे। इस सरकार ने 370 हटा करके वहां के पूरे नागरिकों को अधिकार दिया। वहां शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी, जो वाल्मीकि कम्युनिटी थी, वहां रहते हुए उनको वोटिंग राइट नहीं था। इस सरकार ने उनको देने का काम किया। बहुत सारे शरणार्थी जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनको वहां की विधानसभा में वोटिंग राइट नहीं था। तो हमारी संविधान की भावना यही तो थी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वंचित है, प्रशांत जी, विपक्ष की जो चिंता है, प्रशांत पटेल जी, विपक्ष की जो चिंता है, विपक्ष की चिंता यह है कि आपके द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू होना चाहिए, और ये रिव्यू चल रहा है। जैसा शाहिद अली साहब कह रहे हैं, कृषि कानून को लेकर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने अपना फैसला सुना दिया गुरुपर्व के दिन। देखिए, जहां तक कृषि कानून की बात है तो कृषि कानूनों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी। जैसे कृषि कानून आए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, वो विषय पेंडिंग था। और जहां तक मैंने प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कृषि कानून गलत है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के हित के लिए लाए थे और देश के लिए हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। लेकिन जहां तक अन्य कानूनों को बात है, अन्य कानूनों पर भी रिव्यू होता है, लेकिन बाकी कानूनों पर सीए हो या 370 हो या 370 एडवर्स डिसीजन नहीं दिया है, इसलिए वो कानून लागू है। अगर हमारे जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है, शायद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई चीज गलत लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें रोक लगाने का काम करती है। इसमें लोकतंत्र में खतरे वाली ऐसी क्या बात है? जुडिशियल रिव्यू तो पहले भी होता रहा है, 70 सालों में होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। किसी एक दो कानून के आने से अगर जुडिशियल रिव्यू हो जाता है तो रोक लगा दे, इसका मतलब नहीं कि जो लोकतंत्र को बंधक बना दिया गया है। लोकतंत्र हमारा मजबूत है और आगे भी रहेगा। लोकतंत्र मजबूत है और आगे भी रहेगा। मेरा संविधान मेरी ताकत है। जी हाँ, ये ताकत भारत के 135 करोड़ जनसंख्या के लिए संविधान में लिखी गई है। जी हाँ, लेकिन इसका हेल्दी फियर ऑफ लॉ होना भी
जरूरी होता है। शाहिद साहब, जो किया गया, जो किया जाता है, वो जनता जनार्दन को सामने रखकर किया जाता है। बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि सरकार का कहना यही होता है, जो भी पार्टी की सरकार है, जो कानून बनाने का अधिकार के पास है कि हमने जनता जनार्दन के हित में बनाया है। क्या वो जनता जनार्दन के हित में है? ये बात है मेन चीज। जब आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, लोगों को आप आंदोलन नहीं करने दोगे, किसानों के लिए याद है ना आपको, मनीष जी कीड़े लगा दी थी सड़क के अंदर, और किस तरह से उनके साथ में ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, तो जब आप उनको आंदोलन नहीं करने दोगे, या शाहीन बाग वाले मैटर में शाहीन बाग को पूरे लेकिन शाहिद साहब, आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को क्या हुआ था ये सारी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से जांच एजेंसियों के सामने प्रमाण सामने आए थे, तो क्या गलत है? देखिए, जो 26 जनवरी की बात है, जो एक सरकार का कहना है, सरकार का कहना है किसान आगे, किसानों का कहना है कि सरकार ने मैनिपुलेट किया था ये। अब ये जो सरकार ने मैनिपुलेट किया था, किसानों को कहना है, तो इस बात पर तो कोई बात नहीं करने को तैयार है। इस बात पर तो आज तक कोई जांच भी नहीं बढ़ाई गई, जो किसानों को कहना है। तो इसलिए जो भी पावर में है, अगर जो उसकी बात ही सच है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करके रख दीजिए। इसकी जरूरत कहा नहीं है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें दे रहा है ना कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए, आप वो तो करवा नहीं रहे हैं। आपने कह दिया, आपने जो स्टेटमेंट दे दिया वही सच है। जब वही सच है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, किसी बात की भी जरूरत नहीं है, सबको शक कर दीजिए, क्योंकि आप तो हितैषी है ना जनता के, आपको चलो कुछ सोचता ही नहीं है। बाकी सब तो देश के खिलाफ सोचते हैं, बाकी सबने तो देश को बंटा हाथ लग गया है। एक आप ही तो है जो देश को पहली बार आजादी दिलवाई, एक आप ही तो है देश को बिल्कुल विश्व के उस पर सब पर पहुंचाने जा रहे, बाकी सब तो देश था ही सबसे पहले। तो सब कुछ बंद कर दीजिए ना। जब तक ये देश है और ये हमेशा रहेगा, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमेशा रहेगा, ये देश की तरक्की करता रहेगा। और सियासत, जो भी पार्टी की सियासत होगी, जो भी पार्टी सत्ता में होगी, वो यही कहती रहेगी कि वक्त पब्लिक का हितैषी नहीं है, हम हितैषी है। इसलिए दोनों सिस्टम को पूरी तरह से ताकत मिलनी चाहिए, विपक्ष को भी ताकत मिलनी चाहिए, यानी आवाम को भी ताकत मिलनी चाहिए। शाहिद साहब, कानून तथा नियमों की ये पुस्तक जिसे हम संविधान कहते हैं, इसी को सामने रखकर लॉ ऑफ द लैंड, भारत चिरायु है, चिरायु रहेगा, इसमें बदलाव होते रहेंगे समयानुसार। प्रशांत पटेल जी, आपने शाहिद अली साहब को सुना। जी हाँ, जो आमूलचूल बदलाव करने की कोशिश की जाती है वो विपक्ष के गले नहीं उतरती। देखिए मनीष जी, हर 5 साल में देश में चुनाव होते हैं, और मैंने भी पहले भी कहा कि देश में फेयर तरीके से चुनाव होते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। अब जनता ने जिस पार्टी को चुनाव जिताया है, जिस पार्टी को संसद बनाया है, और कानून बनाने का काम पार्लियामेंट में होता है। जनता ने जिस पार्टी को बहुमत दिया है, उस पार्टी ने सरकार बनाई। 2004 से 2014 तक एक पार्टी की सरकार है, उसके बाद दूसरी पार्टी की सरकार है। तो जनता ने जिनको रिप्रेजेंटेशन, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वो कानून बनाने का काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट में कोई जबरदस्ती आके बैठ गया। यहाँ पर ऑटोक्रेसी जैसी स्थिति तो है नहीं कि कोई एक पार्टी ने अपने लोगों को जबरदस्ती वहां पे बिठा दिया और वो आप बंदूक की नोक पर यहाँ पे कानून बना रहे हैं। वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको जनता ने चुन करके भेजा है, तो उनकी वो जनता की इच्छाओं के अनुसार ही कानून बना रहे हैं। और अगर कल को 5 साल बाद दूसरी पार्टी को जनता चुन करके भेजेगी तो वो कानून बनाएंगे। तो आप ये कहें कि हम विपक्ष में चुके, आपको जनता ने बाहर कर दिया सत्ता से, तो आप कानून बनाने का अधिकार खो चुके हैं। आपको जब अधिकार मिलेगा या जब आपको अधिकार, तो आप कानून बनाएंगे। दूसरी बात, 26 जनवरी की हिंसा की बात है, तो वो मामला कानून के दायरे में है, वहां पर जांच चल रही है। जो लोग हिंसा में पकड़े गए उनकी सुनवाई हो रही, कुछ लोग जेल में भी हैं, उनको सजा भी हुई। लेकिन वहीं एक पार्टी जो है पंजाब सरकार, उनको मुआवजा देने का काम कर रही है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि भाई हमारे लोग नहीं थे, हिंसा करने वाले लोग थे, आप कार्रवाई करिए। जब सरकार उन पर कार्रवाई करती तो आप उनको मुआवजा देने का काम करके कहते हैं उनको फंसाया जा रहे हैं। तो आप स्वयं स्पष्ट नहीं कि आप चाहते क्या है। ना तो आप हिंसा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, या जो हिंसा जो करने वाले थे, जो पकड़े गए, जो फुटेज में आए और जिन्होंने तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लगाने का प्रयास किया, उस पर आप बोलते नहीं, लेकिन जिनको कोर्ट्स और सरकार सजा देती उनको आप मुआवजा दे रहे हैं। प्रशांत जी, मुझे लगता है आपके इस जवाब पर शाहिद साहब कुछ बोलना चाहते हैं। शाहिद साहब, प्रशांत जी ने साफ कहा है और अवधारणा भी यही है। जी हाँ, संविधान का आदर्श भी यही कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, और जो सरकारें बनती हैं
वो जनता जनार्दन बनाती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है। शाहिद साहब, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पीपल है। बाय द पीपल का मतलब ही सिर्फ ये नहीं है कि जिसको सरकार बना दी वो अब बिल्कुल निरंकुश हो गया। सरकार बना दी, आपको हक है पार्लियामेंट में कानून बनाइए, देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, देश को साथ लेके चलने का आप काम कीजिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आप कानून बना रहे हो, क्या वो कानून संविधान के अनुरूप है? इसलिए जुडिशियल रिव्यू रखा गया है ना, क्योंकि कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिनको भी ये बात पता थी कि जो भी सरकार पावर में होगी वो कानून कोई ऐसा ना बना दे कि हमारे देश का संविधान ही खतरे में आ जाए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू रखा गया। इसीलिए वो कोर्ट के अंदर उसका जुडिशियल रिव्यू होता है, क्या वो कानून बिल्कुल संविधान सम्मत है। जैसे 1976 में 42 अमेंडमेंट के जरिए वर्ड सर्कुलर उसके अंदर जोड़ा गया, तो उस वक्त लोगों ने कहा, बहुत विवाद हुआ कि साहब ये कानून सम्मत बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ बात है। भारत का जो संविधान है वो सेकुलर नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसकी समीक्षा की और ये कहा कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट है बिल्कुल सही है और जो हमारे देश का कानून है, जो संविधान है, वो पहले दिन से ही सेकुलर है। तो ये चीज होती है, मुखालफत करना हर चीज की बिल्कुल देश के हित में है, संविधान के हित में है, वरना तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी और जब सरकारें निरंकुश हो जाएंगी तो फिर आपको पता है क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार नहीं है, वहां पर कभी फौज सरकार चला रही होती है, कभी वहां पपेट गवर्नमेंट चलती होती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 3, 4, 5 टुकड़े होने के लिए तैयार है उसके, लेकिन हमारा देश लगातार ताकतवर हो रहा है। वो इतनी खूबसूरती की वजह से हो रहा है कि यहाँ पर हमको अपनी बात कहने का अधिकार, ये वाली बात नहीं प्रशांत जी जो कहते हैं, ये आपको भारत का संविधान देता है बात नहीं करे जी, भारत का संविधान देता है शाहिद साहब, भारत का संविधान देता है, भारत का संविधान देता है आपको आजादी। बोल की लब तेरे आजाद हैं, ये हमारे भारत का संविधान हमें ये ताकत देता है, हर आम आदमी को ताकत देता है। लास्ट कमेंट प्रशांत पटेल जी, शाहिद साहब ने अपने पूरे बातचीत में, अपने पूरे बयान में, ये आखिर में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की लोकतांत्रिक खूबसूरती यही है कि ये सबको आजादी देता है, लेकिन अगर निरंकुश हो जाए तो खतरा बना रहता है। प्रशांत जी, छोटा जवाब, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। मनीष जी, 1950 के बाद मुझे लगता है केवल एक बार निरंकुश सरकार आई 1975 में, जब इसने देश के संविधान को बंधक बनाने का काम किया। उसके अलावा कभी ऐसी स्थिति नहीं है। भारत का संविधान और लोकतंत्र बहुत मजबूत है और सभी को है बोलने का, बात करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। ये देश कभी भी ऐसी स्थिति में दोबारा नहीं जाएगा, मैं मानता हूँ। और सभी लोगों को बोलने का अधिकार, विपक्ष भी अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष भी अपनी बात करे, लेकिन जनता सर्वोपरि। जनता जिसको चुन करके संसद में भेजेगी वो कानून बनाएगा और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट पे उसके अधिकार है। लेकिन अगर कोई बात आप प्रशांत पटेल जी, शाहिद अली साहब, इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा संविधान मेरी ताकत, संविधान ही मेरी दीन, ईमान और कलमा और अजान। इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही।